आइए आज 2011 का सेट नंबर 5 देखते हैं। इसके पहले हम 4 तक हल करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, टू माई इनन्यूमरेबल कामरेड्स एंड कोलीग्स, ये आपका आया है द गंगा से आया है, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कामरेड्स एंड कोलीग्स, लेखक अपने साथियों सहकर्मियों का किस चीज़ का ऋणी है। व्हाट इज़ द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, मौत के बाद लेखक की क्या इच्छा है। वेयर शुड हिज एसेज बी सेंट, उसकी राख कहाँ भेजी जानी चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो इसकी मिलती है और नोट्स भी कराया गया है, वहाँ देख सकते हैं। और कुछ अपलोड है, कुछ आपको जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। ये दूसरा सिलेबस में आपके नहीं, इसको काट दीजिए। दूसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष नहीं आएगा। टास्क बीरर से है, ये कट हो गया है 30%। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आपका हु आज एच व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क की दृष्टि, ये 60 वर्ड में क्वेश्चन है, आपको लिखाया गया, उसकी वीडियो भी बनी है। और गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये दोनों में से एक लिखना है आपको। देखिए आगे है 25 वर्ड्स में पहला क्वेश्चन आपको याद करना है, व्हाट डिड सॉक्रेटिस ऑफन टॉक टू द पीपल ऑफ एथेंस, सुकरात एथेंस के लोगों से प्राय क्या बातें किया करता था, ये आपको लिखना है। और इसके दूसरा क्वेश्चन है आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, इसको काट दीजिए आप। क्लियर। अब देखिए मैचिंग देख लेते हैं। क्रूक्स माने क्या होता है, बेईमान, तो डिसऑनेस्ट माने बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट पीपल, तो इसका इससे मैचिंग हो जाएगा। इन्फ्लुएंस माने प्रभावित, तो इम्प्रेस्ड माने प्रभावित होता है। कंकार्ड माने तो सुर संगम, तो हारमोनी हो जाएगा। क्लियर, हारमोनी माने सुर संगम होता है। और इंसिस्टेड माने जोर देकर कहना, तो इम्फेसाइज्ड माने जोर देकर कहना। तो सही बात यही है कि आप जो नहीं आता हो 3 कर लिया करिए, जो बचेगा उसी का हो जाएगा। क्लियर, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, तो ये तो आपको बताया गया है, पढ़ा चुके हैं, ये नया सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद ये सीजलेस स्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस, ये आपका द फाउंटेन से आया है। और हनी चाइल्ड वाला अब उसके राइटर कौन है, सरोजनी नायडू। और दूसरे वाला ये द विलेज सॉन्ग से लिया गया है। ठीक है ना, विलेज सॉन्ग से लिया गया है हनी चाइल्ड वाला। और सीजलेस स्पायरिंग जो है आपका द फाउंटेन से लिया गया है, जेम्स रसेल लॉवेल। तो इसलिए कवि का नाम और पाठ का नाम याद होना जरूरी है। ठीक ना, ताकि परीक्षा में वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, कौन राइट कवि है, तो कम से कम ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सेंट्रल आइडिया, तो इसमें से तो आपको एक ही लिखना है, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखो या कविता लिखो। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपको 25 वर्ड में, वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। तो इसका आंसर देना, व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय, उज्जैन का राजा लड़के के बारे में क्या अनुमान लगाया। ये सभी क्वेश्चन आपको हल कराए गए हैं, वीडियो भी मिली है, इसलिए आपको मेन है मैचिंग, ट्रू फॉल्स और प्लस ग्रामर पोर्शन आपको यहाँ हल कराया जाएगा। क्लियर, बाकी जानकारी के लिए पूरा बता दिया जा रहा है, कहाँ से आया है, कितना आपको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं, व्हाट वाज हिस्ट्रल्स, इस वर्ष नहीं है, कट गया है। अब देखिए 8वां में है ट्रू फॉल्स बताना, एडिसन वाज ए जर्मन, एडिसन जर्मनी का था, तो बात एकदम गलत है। ठीक है, तो ये फॉल्स आपका हो जाएगा। ठीक ना, अमेरिका का था, जर्मनी बता रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन्वाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति एडिसन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए थे, एकदम सही है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए, सही बात है। लुज लांग वाज जीलस ऑफ जेसी ओवेंस, तो ये फॉल्स है, लेकिन इस वर्ष सिलेबस में आपके नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, इस वर्ष नहीं आएगा। क्लियर, तो जीलस नहीं था वो, बात तो सही, ठीक है, इसलिए गलत है, आएगा भी नहीं। एडिसन टोल्ड हिज टीचर काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, एडिसन ने अपने अध्यापक को बताया कि पतंग के पास भी पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ये कैसा आंसर था, इंटेलिजेंट था, बुद्धिमानी से भरा हुआ। ठीक है ना, कि जो बुद्धिमान रहेगा वही ऐसा प्रश्न कर सकता है। दूसरा, व्हेन द माउंट वाज डग डीप, जब टीला को गहराई से खोदा गया तो किंग फाउंड, राजा ने क्या पाया था, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वेरी गुड, चौथा सही है। अगला है द शेफर्ड वाज सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंजेस बिकॉज गॉड द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, मतलब कह रहा है कि चरवाहा लड़का टीले पर बैठ गया और
परिवर्तन उसमें दिखाई पड़ा क्योंकि विक्रमादित्य के ज्ञान और न्याय की आत्मा को प्राप्त कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन है, जेसी ओवेंस द ग्रेटेस्ट ओलंपियन कुड नॉट, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें आंसर क्वालिफाई नहीं कर पाता क्योंकि वह टेंस में था, तनाव में था। टेंस माने यहाँ तनावग्रस्त होता है, काल नहीं होगा। पहला सही है, तनावग्रस्त टेंस से टेंशन बना है, टेंशन माने तनाव, टेंस एडजेक्टिव है, क्लियर, टेंशन नाउन, ठीक ना। अब यहाँ चलिए देखते हैं सेक्शन बी हल करते हैं। फेल्ट फॉर मिस्टेक ही सॉरी, इसमें क्या रीऑर्डरिंग होगा। सबसे पहले हो जाएगा ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, पहले ही फेल्ट हो जाएगा, फिर सॉरी हो जाएगा, फिर उसके बाद फॉर हो जाएगा, फिर हिज मिस्टेक। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, क्लियर। चलिए दूसरा बताइए, नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट, हाँ तो पहले देयर रहेगा, उसके बाद इज रहेगा, देयर सब्जेक्ट वर्ब लिखो, उसके बाद नो स्मोक माने धुआं नहीं होता है, विदाउट फायर बिना आग के, बिना आग के धुआं नहीं होता। यप, क्लियर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, क्लियर। अगला, जहाँ मतलब सीधी बात धुआं रहेगा तो वहाँ आग भी रहेगी, उसी से अनुमान लग जाता है, क्लियर। अच्छा, हु बीट यू, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। गलत, बिल्कुल गलत, आर नहीं रहेगा, हुआ रहेगा, WERE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हु बीट यू, तुम्हें किसने पीटा, इंडेफिनिट मानोगे तो गलत होगा पक्का, ऐसे वाक्य ऐसे ले आते हैं, क्योंकि अगर इंडेफिनिट होता तो हु बीट्स होता, तुम्हें कौन पीटता है, क्लियर। यस तो लगा नहीं है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट इसको मानोगे तो 100% सही माना जाएगा, क्लियर। बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही होता है, बीट बीट बीटन, क्लियर। हु वर यू, उसके बाद जो है बीटन बाय, तुम्हें किसके द्वारा पीटा गया, बात समझ में आया। या ऐसे भी कर सकते हो, बाय होम वेयर यू बीटन, बाय होम वर यू बीटन, ऐसे भी कर सकते हो, बाय होम वर यू बीटन कर दो, या हु वर यू बीटन बाय, समझ गया ना। अगला, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की सहायता करना अच्छी बात नहीं है, क्लियर। इस गरीब आदमी की सहायता करना कोई अच्छा नहीं है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। मतलब पहले हो जाएगा, पहले सब इज हो जाएगा, उसके बाद इट लगेगा, नो का एनी कर दो। इज इट एनी गुड, क्या यह कोई अच्छी बात है, टू हेल्प दिस पुअर मैन तक पूरा लिख के प्रश्नवाचक लगा दो, मतलब इसका प्रश्न बनाओ कि मतलब क्या, तो नो का एनी हो जाता है, क्लियर, उसमें नॉट हट जाएगा। इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या इस गरीब आदमी की सहायता करना कोई अच्छी बात है, तो उत्तर आएगा कि इस गरीब आदमी की सहायता करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्लियर, समझ गए ना। जैसे नो को आप जैसे नॉट लगाते थे, नॉट एनी वन होता था ना समवन का, उसी स्टाइल में करना है, ठीक है, क्योंकि उसका ऐसा प्रश्न बनाना ताकि यही उत्तर आ जाए, ठीक ना। इज इट एनी गुड, ठीक है, टू से जोड़ दो, लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दो। आई सा समवन गोइंग देयर, तो इसका दो तरीके हैं, एक तरीका सिंपल तरीका सम का नो कर दो, बाकी सब कुछ वैसे रहने दो, आई सा नो वन, या फिर आई डिड नॉट कर दो, तब उसमें सा का सी हो जाएगा, इतना भी ध्यान देना, आई डिड नॉट सी एनी वन, क्लियर, तब एनी हो जाता है, आई डिड नॉट सी एनी वन गोइंग देयर, मैं वहाँ किसी व्यक्ति का जाना नहीं देखा, क्लियर। समवन का ठीक है, या तो नो वन कर दो, या तो डिड नॉट सी एनी वन कर दो, क्लियर। ऐसे वाक्यों के रूल आपको किताब में दिए गए हैं, क्लियर, बनाने के लिए, राजू प्रकाश में। चलिए देखते हैं, अगला वाक्य है, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, गलत, वाट नहीं रहेगा, हाउ रहेगा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन
इज। अब ये अभी जान लो व्हाट क्यों नहीं रहेगा, कारण जान लो। एडजेक्टिव हाउ के साथ भी आ सकता है, व्हाट के साथ भी आता है, उसका नहीं मतलब। मेन मतलब ये व्हाट के साथ ए अक्सर आता है। ए कब आएगा, जब कोई नाउन रहेगा। क्लियर। और इसमें नाउन है नहीं। अगर मतलब कि ब्यूटीफुल के बाद एक और नाउन जैसे मतलब आ सकता है, जैसे ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल ही इज, ऐसे सी ऐसे हो जाएगा ना। तो मतलब अगर ब्यूटीफुल के बाद अगर कोई नाउन रहेगा तब तो व्हाट ए आप लगा सकते हो। तो कोई अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तब आप व्हाट ए नहीं लगा सकते। जब ए नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, हाउ हो जाएगा। क्योंकि देखिए हाउ एक एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है ना, वो एडजेक्टिव के साथ ही लग सकता है, नाउन के साथ वो लग नहीं सकता है। आप समझ गए ना। चलिए, तो कभी भी अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं है तो आप हाउ ही लगाना, ठीक है, व्हाट ए मत लगाना। अब समझ गए ना। चलिए आगे। तो चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में बदलना है, ही सेड, दैट लगा के इसमें जोड़ दो, कुछ करना वरना नहीं है। क्योंकि ये टू आर इज ह्यूमन, टू को टू ही रहने दो। टू आर इज ह्यूमन ये कहावत है, इसका अर्थ होता है गलती मनुष्य से ही होती है, या गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। क्लियर। अर्थ मतलब होता है, अर्थ से एरर बना है, गलती करना। क्लियर। तो अर्थ माने गलती करना होता है, मिस्टेक करना। ये कहावत है, तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, इसको आप दैट लगा के जोड़ देना है लास्ट में, फुल स्टॉप। क्लियर। अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। क्लियर। टू है तो टाइपिंग मिस्टेक किसी किसी में हो गई है, ठीक है ना। तो ये टी और 20 जो दे दिया है, तो ये टी दो जो फालतू लिख दिया गया है वो टी ओ है केवल। क्लियर। तो द टीचर, हाँ, तो ने स्टूडेंट से कहा कि क्वाइट शांत रहो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो सीधी सी बात, इसमें आर्डर प्रकट हो रहा था, आर्डर कर दो, द टीचर आर्डर्ड। क्लियर। उसके बाद आर्डर द स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको टू से जोड़ देना है, टू कीप क्वाइट। और डू नॉट की जगह आपको नॉट टू कर देना है। क्या कर देना है, नॉट टू। और मी को जो है टीचर के अनुसार हिम में बदल देना है। तो पूरा हो जाएगा, द टीचर आर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, के छोटे से हो जाएगा, टू से जोड़ोगे, एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। अध्यापक ने विद्यार्थी को शांत रहने का और अपने को और उसे उन्हें डिस्टर्ब ना करने का क्या किया, आदेश दिया। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है आई डैश डैश श्याम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं पिछले 10 सालों से श्याम को जानता हूँ, या जान चुका हूँ, या जान रहा हूँ। क्या बनाओगे? न्यू नहीं होगा, देखिए नो भी नहीं होगा, पहले समझो इसको। आई हैव नोन होगा, क्या होगा, आई हैव नोन होगा। क्यों होगा, कारण जानो, क्योंकि ऐसे वाक्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं नो वाला। बात यह है कि नो का प्रयोग जो है कंटिन्यूअस टेंस में होता नहीं है, ये ग्रामर का रूल है, ठीक है ना। और ये इसमें आया है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, सिंस फॉर प्लस टाइम आया है। और सिंस फॉर प्लस टाइम केवल 2 ही टेंस में होता है प्रयोग, या तो परफेक्ट में होता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो नहीं सकता है तो सीधी सी बात परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। क्लियर। तो आई हैव नोन श्याम फॉर द लास्ट ईयर, मैं पिछले 10 सालों से श्याम को जान चुका हूँ या जान रहा हूँ, आप दोनों अर्थ कह सकते हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन परफेक्ट टेंस में ये होता है। बात समझ में आ गया। क्लियर। अगर टेंस के बारे में आप बहुत डिटेल जानना चाहते हो, कौन सा कब परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है नो का प्रयोग, कब कंटिन्यूअस में, या कब इंडेफिनिट, कब, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 24 पार्ट में जो है टेंस पढ़ाया हूँ, पूरा बहुत डिटेल से आपको जानकारी हो जाएगी कब कौन सा टेंस लिखना चाहिए। क्लियर। वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस की ज़रूर आप वॉच कर लीजिए, अगर ज़्यादा डिटेल जानकारी लेना चाहते हो आप, तो ये सभी कारण आपको वहाँ पता चल जाएंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ हैव नोन हो गया, समझ में आ गया ना। हैव नोन ही होगा क्योंकि नो सिंस या फार का प्रयोग जो है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है। तो ये यहाँ सिंस है तो या फार है तो परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया है, यू आर्ट,
यू 8 के साथ क्या लगेगा? यू आर टू 8 के साथ हमेशा 2 लगेगा। ओबे लाके यहाँ सेलेक्ट कर दो। यू आर टू ओबे योर टीचर्स एल्डर्स। तुम्हें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। 8 2 ओबे कर दो, बस ओबे सेट कर दो, 2 लगा दो। यूज्ड और 8 के साथ हमेशा 2 लगता है, जानते नहीं हो, प्रीपोजिशन। अगला देखिए ओ दैट, क्या भरा जाएगा? आई एम नहीं होगा। और कोई बताओ? वाज भी नहीं होगा। वर रहेगा। बिल्कुल आप लोग कुछ नहीं पूछते हो, एक बार में सही बताया करो तब समझ में आएगा। आई के साथ वर लगेगा, WERE, जिसको कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं, वर ही शुद्ध है। ओ दैट आई वर यंग अगेन, कैसे लगेगा? कारण सुनो। देखिए ओ दैट से इच्छा प्रकट होती है, ओ दैट या आई विश दैट, तो क्लियर। 3 से काल्पनिक वाक्य होते हैं, तो काल्पनिक वाक्यों में आई के साथ भी वर ही लगता है, मतलब सभी सहायक क्रिया के साथ वर लगेगा, एक वचन हो या बहुवचन। क्लियर? समझिए कि नहीं? होता का अंग्रेजी होगा, जैसे आई इफ आई वर वर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं ना, काश मैं पक्षी होता। तो ओ दैट आई वर यंग अगेन, मतलब काश मैं दोबारा यंग होता। क्लियर? काश इसकी हिंदी होगी। क्लियर? काश मैं दोबारा, होता का अर्थ आएगा, था नहीं आएगा। क्लियर? कभी भी होता का अंग्रेजी वर लगेगा कल्पना के लिए। अब समझिए कि नहीं? चलिए आगे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। अगर टेंस पढ़े हुए आप लोग, आफ्टर पहले वाला पास्ट टेंस। आगे देखते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन भरना है। अब बताओ, ही वाज चार्ज्ड विथ, चार्ज के साथ विथ लगेगा, क्योंकि बस चार फिक्स प्रीपोजिशन है। चार्ज विथ थेफ्ट, मतलब चोरी से उसे आरोपित किया गया। ही इज गुड, देखिए गुड के साथ क्या भरा जाएगा? देखिए गुड के साथ 2 प्रीपोजिशन लगते हैं, इन भी लगता है, कभी कभी एट भी लगता है। क्लियर? एट भी है, ठीक है, एट भी सही है यहाँ। ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। क्लियर? जैसे होता क्या है, जैसे बाइनरी डिफरेंस क्या है, अगर वो इंग्लिश विषय में अच्छा है या मैथमेटिक्स में अच्छा है, किसी में अच्छा है, तो एट ही लगेगा। अगर जैसे क्लास में किसी को बताना कि वो क्लास में अच्छा है, वह इंग्लिश में अच्छा है, मतलब क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा है, तो आपके कहने का मतलब ये सेंस देना है, तो इन सही है। समझिए कि नहीं? तो इसलिए दोनों इसके साथ लगते हैं, तो यहाँ ज़्यादा बेटर है एट लगा दूँ। क्लियर? ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। क्लियर? हिंदी में आप में आएगा, ना सोचो, एट भी सही है। क्लियर? किसी चीज़ में एक दक्ष होना, एक्सपर्ट होने को एट कहते हैं हम। और जो क्लास में अगर कोई अच्छा है तो इन भी वहाँ सही माना जाता है। क्लियर? विषय के हिसाब से, ठीक है ना? जैसे इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट है तो एट लगेगा। यू शुड लर्न द पोएम, क्या भरा जाएगा? बाय हार्ट होगा। तुम्हें कविता को जबानी याद कर लेना चाहिए। द रोड इज अंडर रिपेयर्स, मरम्मत के अधीन है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा है रोड इज अंडर रिपेयर, मतलब मरम्मत हो रही, मरम्मत के अधीन। अंडर मान नीचे नहीं होगा, अधीन, मरम्मत के अधीन है, मतलब उसकी मरम्मत हो रही है। क्लियर? चलिए आगे। अंडर रिपेयर होता है, रिपेयर पहले अंडर ही लगेगा, इतना जान लीजिए। किसी किसी की रिपेयर होता है अंडर रिपेयर के, वो रिपेयर के तहत रहता है, अंडर माने के तहत। ठीक ना? मेक हरी, जल्दी करो। इफ, यदि आप क्या करना चाहते हो, यदि आप ट्रेन को नहीं मिस करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, तो जल्दी करो। जैसे कहते हैं जल्दी करो नहीं तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, कुछ भी कर सकते हो। मेक हरी इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, नहीं, हाँ ठीक है, ये तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करो ना, ऐसे कर दो। इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, ये तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके होता ना कि जल्दी करो नहीं तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करो, ऑप्शन है ना। ये ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिस द ट्रेन, यदि आप ट्रेन नहीं मिस करना चाहते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो। या तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो जल्दी करो, या यदि तुम ट्रेन मिस नहीं करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, तो जल्दी करो। बात तो एक ही हुआ ना। कैसे भी आप बना दो, आप उसके लिए फ्री हो, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। समझिए ना?
इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी लेट, यदि आप लेट नहीं होना चाहते हो तो जल्दी करो। कैसे भी आप बना सकते हो। क्लियर। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि ताकि सक्सीड नहीं होगा, माइट के साथ सक्सीड होगा। सक्सीड, सक्सेस तो नाउन हो गया, सक्सेस माने सफलता। देखिए कई तरीके से बना सकते हो, सभी तरीके हम बता दे रहे हैं। वह कठिन परिश्रम किया, सो दैट ही माइट पास, सबसे सरल, वह पास हो सके। पास नहीं तो आप सक्सीड लिखो तब भी चल जाए, सक्सीड माने सफल होना होता है। अब देखिए, अब या फिर कह सकते हो सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, ऐसे भी कह सकते हो ताकि वो अच्छे नंबर पा सके। ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में फर्स्ट आ सके। क्लियर। कैसा भी सेंटेंस आप हिंदी से सोच के अंग्रेजी बना दो। हाँ, लेकिन यह है कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब होना चाहिए। सो दैट के बाद यहाँ वर्क, सो दैट के पहले पास्ट है तो उधर माइट लगाना जरूरी, उसके बाद एक मेन वर्ब रहना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे, नाउन नहीं लिखना है। सक्सेस कर दोगे सफलता, गलत हो जाएगा ना। सक्सीड, पास, ज़्यादा बेटर वर्ड पास होगा। क्लियर। अगला देखिए, आपका जो है वर्ड मीनिंग दिया गया है, पहले हो जाएगा कर्नल। कोलोनल पढ़ोगे तो आप याद नहीं हो जाएगा, कर्नल हिंदी में कर्नल कहते हैं। क्लियर। COLONEL, COLON, इसमें यल साइलेंट होता है, कर्नल इसका शुद्ध उच्चारण है, कर्नल। कर्नल मतलब कर्नल होता है। कर्नल एक पद नहीं होता है, जैसे कर्नल है सैनिक का एक पद होता है, सैनिक अधिकारी होते हैं। COLONE, कर्नल। ठीक ना। अब देखिए थियरी, THEORY कर दो, थियरी माने सिद्धांत, जान ही रहे हो। अब अगला शब्द बताइए। अरे VAC गलत, EUM UAM नहीं रहता इसमें, CCUM नहीं, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा में। WU कर दो इसमें बस, BACWM, वैक्यूम। वैक्यूम माने होता है निर्वात या शून्य, विज्ञान में पढ़े होंगे वैक्यूम। तो VACWM इसमें रहता है, इतना ध्यान देना। डबल सी लोग लिख देते हैं, यू नहीं लिखते हैं, तो यही गलती कर देते हैं। क्लियर। वैक्यूम माने निर्वात या शून्य। क्लियर। WU लिख देना बस, VAC रहेगा। ठीक है, आप डिक्शनरी में देखोगे तो WU मिलेगा। क्लियर। आई सेड टू द मोहन, आई सेड टू मोहन, तो इसमें आई बड़े से कर दो, मोहन के बाद यम, मोहन में यम बड़े से कर दो, मोहन के बाद कामा लगा दो, डबल इंटू कामा कर दो, फिर इसके बाद W बड़े से कर दो। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास, पास के बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। बात समझ में आया। डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच ही ज़्यादा आती है परीक्षा में, इतना ध्यान देना। डायरेक्ट स्पीच के सभी नियम आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन भी इम्पॉर्टेंट ही ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये वाक्य इस तरह से आते हैं। जो बालक परिश्रम करते हैं वे सदा सफल होते हैं। हाँ, तो लिखो द बॉयज, नए चिल्ड्रन कहें करोगे, बॉयज लिखो, बालक बच्चे तो है नहीं। द बॉयज हु वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लिख दो। वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करना या परिश्रम करना, सफल होने के लिए कठिन परिश्रम ही करेंगे। द बॉयज हु वर्क हार्ड, या बॉय लिखोगे तो हु वर्क्स हार्ड लिखना पड़ता है, तो वैसे बहुवचन के हिसाब से बनाओ, बहुवचन है। द बॉयज हु वर्क हार्ड कामा सदा सफल होते हैं, तो वे के लिए कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि कामा करके ऑलवेज सक्सीड, ऑलवेज, ऑलवेज माने सदा या हमेशा। ध्यान देना, सक्सीड लिखना पड़ेगा, SUCCEED। सक्सीड माने सफल होना होगा, SUCCEED। ऑलवेज नहीं, बड़े से नहीं रहेगा, वो कोई बड़ा वाला शब्द नहीं है। कामा के बाद नहीं लिखा जाता बड़े से, नया वाक्य लिखा जाता है। क्लियर। इस बात को याद रखो, रिमेंबर दिस थिंग, मैटर माने भी बात होता है, लेकिन दिस थिंग लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। इस बात को याद रखो या इस चीज़ को याद रखो, ठीक ना। रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर। फुल स्टॉप। यदि तुम परिश्रम करो, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड।
तो के लिए कामा लगा दो, और वैसे भी कामा लगा। अपने जीवन को महान बना सकते हो, यू कैन मेक, यू लिखना पड़ेगा, इम्परेटिव सेंटेंस है। इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट, यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट, यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट, तुम अपने जीवन को महान बना सकते हो। GREAT ग्रेट। ईश्वर, फुल स्टॉप करके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, वैसे लिख लो, ईश्वर चंद्र ISCHWAR, ईश्वर ISCHWAR, चंद्र CHANDRA, विद्या VIDYA, विद्या सागर SAGAR, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ, कुड बीकम ग्रेट, कुड बीकम माने, कुड माने सका जा सके, कुड बीकम ग्रेट, महान हो सके। हाँ, किसके कारण? ड्यू टू हार्ड वर्क या बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, समझ गए कि नहीं? बिकॉज ऑफ माने के कारण होता है, बिकॉज लिखे OF, या ड्यू टू माने भी के कारण। क्लियर? तो ये आपका था ट्रांसलेशन। देखिए लेटर भी देख लेते कौन सा है, एप्लीकेशन लेटर। राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम टू पे अटेंशन टू हिज स्टडीज, अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, उससे कहो कि अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान दे। किताब में ऐसे आया था। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर माने स्वास्थ्य अधिकारी को आप एक पत्र लिखो, आप योर सिटी, अपने सिटी के, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करो, टू अरेंज कि वह व्यवस्था करे, फॉर द क्लीनलीनेस माने स्वच्छता के लिए, इन योर लोकालिटी, आपके क्षेत्र में, लोकालिटी माने क्षेत्र या एरिया में स्वच्छता के लिए जो व्यवस्था करें। क्लियर? तो इसके लिए लिखना है तो आपको एक ही लिखना है, तो आप चाहे जो इसमें से लिख सकते हो। उसके बाद आपको निबंध में रिवर इन फ्लड्स, नदी में बाढ़, योर हॉबी, आपकी हॉबी है, पिकनिक है, पिकनिक माने जान ही रहे हो, वनभोज होता है। क्लियर? ये सब पे आया है। और बाकी अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी आपको किताब में पूरा बताया गया है, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम बता देंगे। बाकी अब रिसेंटली में 17, 18, 19 इन सेटों को जब हल करेंगे 20 तक, उन सभी बताएंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट नहीं है अनायास उसके पीछे समय बर्बाद ना करो, क्योंकि वही पढ़ो जो परीक्षा में आए। ठीक ना? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।